अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। स्टूडेंट्स क्या हो रहा है आजकल? सही जा रहा है सब कुछ? बस सर नॉर्मल। अच्छा। सो एक दो स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक का पूछ रहे थे, तो मैंने कोर्स आउटलाइन सेकंड लेक्चर से आई थिंक अपलोड कर दी हुई थी एलएमएस के ऊपर। तो आप कोर्स आउटलाइन ओपन करें, उसमें आपकी बुक का नेम विद ऑथर जो है वो मेंशन है। आप वो बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फाइल का साइज़ जो है, बुक का साइज़ वो काफ़ी ज़्यादा होता है एमबीज में। तो वी आर अनएबल टू अपलोड द फाइल ऑन एलएमएस। तो आप जो है वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को नहीं मिलती, कोई इशू है, तो वो ईमेल कर सकता है, मैं उसके साथ ड्राइव के ऊपर, गूगल ड्राइव के ऊपर शेयर कर दूंगा बुक को। ठीक है। सो एक तो बुक का लिंक वो मेंशन है जो उसमें मेंशन है आउटलाइन के ऊपर। एक और बुक है जो कि वी विल स्टडी इन दिस कोर्स एंड वी विल फॉलो दैट बुक। उस बुक का नाम है अ फर्स्ट कोर्स इन डेटाबेस सिस्टम्स। अ फर्स्ट कोर्स इन डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। ये भी आप गूगल से, मैंने भी डाउनलोड किया, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं अवेलेबल होती है मुझे बताएं, मुझे ईमेल करें, मैं आपके साथ इसको भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा हमने इंट्रोडक्शन ले लिया कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसके डिफरेंट फंक्शंस एंड रोल्स क्या क्या हैं। ठीक है। उसके बाद हमने डेटाबेस सिस्टम को थोड़ा सा देखा, और उसके बाद हमने एसक्यूएल को, एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन लिया, सीक्वल का। एसक्यूएल को हम सीक्वल भी कहते हैं इन शॉर्ट टर्म। सो उसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया। ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉपर कि आपका जो कोर्स का पढ़ने का ऑब्जेक्टिव था वो है डेटा मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग का मतलब ये है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है, एक प्रोजेक्ट आया है, तो आपने किस तरह से उसकी डेटाबेस जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसकी डिजाइनिंग होगी, ठीक है, जिसको हम डेटा मॉडलिंग कह रहे हैं। तो वो डेटा मॉडलिंग किस तरह से होगी, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, व्हाट आर द वेरियस रोल्स ऑफ डेटा मॉडलिंग, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड किस तरह से हम डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, बेसिक्स, वो भी हम इंशाल्लाह इसमें लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने फर्स्ट कोर्स इन डेटाबेस सिस्टम, ये वाली बुक आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है। और ये 294 पेजेस की बुक है। तो होपफुली हम ये पूरी की पूरी बुक जो है उसको गो थ्रू कर लेंगे 32 लेक्चर्स में। तो और आप डेटाबेस सिस्टम का जो कोर्स है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट डेटा मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग क्या होती है आपके ख्याल में? आपके ख्याल में डेटा मॉडल क्या होता है? व्हाट इज डेटा मॉडल? सर डेटा को ऑर्गेनाइज करने का कोई तरीका या कुछ कोई रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करें? एग्जैक्टली मॉडल का मैंने आपको बताया था कि मॉडल का मतलब होता है कि टू प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग, कोई ऐसी चीज जिसको हम एब्स्ट्रैक्टली रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे मैंने कार का एक नमूना बनाया था, तो क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये दो टायर्स बनाए थे और उसके ऊपर मैंने एक लिंक आप इसको ड्रॉ किया था, और वो ड्राइंग से मैंने शो अप करने की कोशिश की थी कि दिस इज लुक्स लाइक द कार इज लुक्स लाइक दिस मॉडल। तो वो एक नमूना था जो कि आपको हाई लेवल एक व्यू प्रोवाइड करता है, जिससे आपके माइंड में एक आइडिया आ जाता है कि अच्छा कार किस तरह की होगी। ठीक है। सो ऐसा ऐसा बंदा जिसको पता ही नहीं है, कि जिसने कभी जिंदगी में कार नहीं देखी, तो उसको नहीं पता कि कार जो है वो क्या चीज है। ठीक है। अगर उसको बता दीजिए अच्छा तुमने जो है वो बाइक देखा, उसने कहना अच्छा मैंने बाइक देखा है, तो उसको भी यही बताना है कि ये बाइक जो है वो एक व्हीकल है, कार भी एक व्हीकल है। तो उसके माइंड में फिर भी कोई इस तरह की चीज नहीं आएगी जब तक आप उसको इस तरह से व्यू ना बताएं। ओके। तो डेटा मॉडलिंग क्या, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट, देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स लाइक इन थियरी ऑफ ऑटोमेटा वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंप्यूटेशनल मॉडल्स। तो उसमें हम कंप्यूटेशनल मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। मतलब कंप्यूटर के मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ठीक है। तो
उसको एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए कि अच्छा हम एल्गोरिदम बनाते हैं और इस तरह से हमारा जो है वो कंप्यूटर जो है वो इस तरह से वर्क करेगा इसके ऊपर, इस प्रॉब्लम के ऊपर, और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्वेबल होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस कोर्स में हम जिन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे वो कोई ऑटोमोबाइल्स मॉडल नहीं होंगे, कोई कंप्यूटेशनल मॉडल्स नहीं होंगे, बल्कि डेटा मॉडल होंगे। तो डेटा मॉडल का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा मॉडल। A data model is a notation for describing data or information। अगर आपने डेटा या इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब करने के लिए जो नोटेशंस यूज होंगी वो नोटेशंस जो है उसको हम डेटा मॉडल कहेंगे। ठीक है, तो इस डेटा मॉडल की जो नोटेशंस हैं, ठीक है, डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए जो नोटेशंस यूज होंगी उनमें कौन कौन सी नोटेशंस जो है वो किस पर्पस के लिए यूज होंगी। तो सबसे पहले जो चीज होती है डेटा मॉडल में वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, कि डेटा को हम किस तरह से स्टोर करना चाहते हैं, हाउ वी वांट टू स्टोर द डेटा। ठीक है, तो डेटा मॉडल के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसके 3 पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, पहला पार्ट ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, डेटा को हम किस तरह से स्टोर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने सी लैंग्वेज में हमने स्ट्रक्ट्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट पढ़ा था, तो स्ट्रक्ट्स में हम डेटा जो है वो सेव कर सकते हैं। तो वो बेसिकली स्ट्रक्ट्स जो है वो एक मॉडल था कि किस तरह से सी लैंग्वेज में हम डेटा को सेव कर सकते हैं। जैसा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लासेस बनाते हैं, तो क्लास इज अ स्ट्रक्चर टू सेव द डेटा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास जो थी, जो क्लास क्या होती है, क्लास इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। तो उसमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें हम डेटा सेव कर सकते हैं, और जो बिहेवियर्स होते हैं वो बिहेवियर्स उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो वो जो उसको हम स्ट्रक्चर जो कहेंगे उसमें जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में आपने डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन देखी डेटा को सो सेव करने के लिए। आपने एरे बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर देखा, ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर देखा, एंड फ्ला ब्ला ब्ला। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। तो इसमें भी हम देखेंगे कि डेटा मॉडलिंग करते हुए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा कि डेटा को किस तरह से सेव करना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा नंबर 1 चीज होगी। ठीक है, डेटा मॉडलिंग में। नंबर 2, इसमें हम उस डेटा के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा तो है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक अरे जो है वो भी एक स्ट्रक्चर है। तो इसमें अरे अरे तो नहीं होगी डेटा मॉडलिंग में, जो जो हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं इसमें जो डेटा मॉडल होगा उसमें अरे तो नहीं होगी। ये स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट टाइप का होगा। वो किस टाइप का होगा वो आपको पता ही है कि वो एक टेबल की फॉर्म में होगा। तो टेबल की फॉर्म में हम डेटा को सेव करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक तो चीज होगी कि टेबल आपके पास है, ये है स्ट्रक्चर जो आपके नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, टेबल को हम याद रहे कि टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं। रिलेशन इज एन अदर नेम ऑफ टेबल। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एन एग्जाम्पल रिलेशन। तो ये एक टेबल है आपके पास। ठीक है, इसमें इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे टाइटल है एक एट्रीब्यूट ईयर है, एक एट्रीब्यूट लेंथ है, और एक एट्रीब्यूट जेनर है। तो ये 4 इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, और यहाँ पे ये नीचे डेटा है आपके पास। ओके, तो इसमें 3 रोज हैं, नंबर 1, 2 और 3। ओके, तो ये एक एग्जांपल है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ डेटा क्लियर है कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटा का क्या मतलब है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा का मतलब ये है कि आप रिलेशन की फॉर्म में डेटा को सेव करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट टू सेव द डेटा इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशन। ओके, तो सबसे पहले आपके माइंड में जब भी डेटा मॉडल करना है तो सबसे पहले जो चीज आपके माइंड में आनी चाहिए वो है रिलेशंस। कि आपने जिस प्रोजेक्ट का डेटाबेस डिजाइन करना है, डेटाबेस मॉडल करना है, उसमें कौन कौन से रिलेशंस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये चीज उसमें आइडेंटिफाई करनी है। ओके, जब आपके पास डिफरेंट रिलेशंस होंगे तो डेटा मॉडल में आप कौन कौन से ऑपरेशंस उस डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं वो हम डेटा मॉडलिंग में वो ऑपरेशंस भी देखते हैं। जैसे आपके पास एक अरे ऑफ डेटा है, तो उस पर आप ऑपरेशन के बाद आप सॉर्टिंग कर सकते हैं उस डेटा को। तो सॉर्ट करने का मतलब ये है कि सॉर्ट इज ऑपरेशन। तो इस तरह से हम टेबल्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं डेटा मॉडलिंग में, हम ये ऑपरेशंस भी देखेंगे। तो पहली चीज हमने स्ट्रक्चर देखना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने ऑपरेशंस देखने हैं कि उन डेटा के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3, कंस्ट्रेंट्स ऑन द डेटा। उन
उस डेटा के ऊपर हम कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। लेट्स टेक इट्स एग्जांपल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपके पास, मैं कहता हूं कि आपके पास मार्क्स का डेटा है, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हैं आपके पास, स्टूडेंट्स स्टूडेंट नेम है आपके पास, और ये एक एट्रीब्यूट है, और आपके पास उनके मार्क्स हैं। ठीक है, मार्क्स, ठीक है, ये आपके पास एक एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट नेम जो है वो है फॉर एग्जांपल असद रजा, अली हैदर एंड नबील। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स नेम है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे क्या है, मार्क्स। ठीक है, 77 है, 92 है, 55 है। ठीक है, ये मार्क्स है आपके पास। तो डेटा क्या आपके पास, स्ट्रक्चर क्या डेटा आपके पास एक रिलेशन के फॉर्म में डेटा सेव है जिसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, और ये मार्क्स हैं आपके पास। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो पहली चीज स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इज द फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है, इन विच यू एक्चुअली स्टोर द डेटा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब इसके ऊपर ऑपरेशंस कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, इस इस स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, वो ऑपरेशंस हमने देखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर सिलेक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होगा कि मैं अगर मार्क्स सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम, ये स्टूडेंट्स का टेबल है तो स्टूडेंट्स के नाम से। तो ये मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इसकी आउटपुट क्या होगी, इसकी आउटपुट होगी 77, 92 एंड 52, 55। तो ये इसकी आउटपुट है। तो इसमें बेसिकली मैंने क्या किया कि एक्चुअल में जो रिलेशन है वो इस तरह से सेव है, तो फिजिकली इस तरह से सेव है, ये है फिजिकल स्ट्रक्चर उसका। डेटाबेस में टेबल जो है वो रिलेशन जो है वो इस तरह से सेव है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में, लेकिन मैं किस तरह से व्यू कर रहा हूं, मैं इस तरह से व्यू कर रहा हूं। तो दिस इज समथिंग एल्स। ये फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है। लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मैं स्ट्रक्चर अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूं, जैसे मर्जी मैं मार्क्स देखना चाहता हूं मार्क्स देख सकता हूं, मैं नेम्स देखना चाहता हूं मैं नेम्स देख सकता हूं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है ये वाला है जो कि मैं व्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो ये है इसके ऊपर ऑपरेशन, ये है सिलेक्शन का ऑपरेशन, सिलेक्शन का ऑपरेशन। इसके अलावा और भी बहुत से ऑपरेशन हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके ऊपर ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑपरेशंस क्लियर हो गए, ऑपरेशंस क्या होता है। ओके, डन हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इन मार्क्स को ऐड कर सकता हूँ, ऐड करके मैं इनको डिवाइड करके 3 पे इनकी एवरेज फाइंड कर सकता हूँ कि मार्क्स की एवरेज क्या है, वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो ऑपरेशन जो है ये भी एक ऑपरेशन है। ठीक है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, असद नेम, नेम का जो कंस्ट्रेंट, नेम का जो एट्रीब्यूट है नेम प्लस मार्क्स, ये रिटर्न कर सकता हूँ मैं, सिलेक्ट नेम सर प्लस आप मार्क्स। सर जी, आप इनको ऐड नहीं करवा सकते, मतलब कंकैटिनेट करवा सकते हैं। इनको ऐड नहीं करवा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इस डेटा के ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, लिमिट्स। कुछ लिमिट्स हैं। ठीक है, तो हम वो डेटा के ऊपर लिमिट्स को देखेंगे कि वो लिमिट्स का क्या मतलब था। तो इसका मतलब है कि हमने डेटा मॉडलिंग में 3 चीजें देखनी है, स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस और एंड कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो कि डेटा मॉडलिंग का पार्ट है। ओके, तो डेटा मॉडलिंग जो है, अगर आप डेटा मॉडलिंग में हरगिज डेटा के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा कि डेटा जो है वो क्या है। ठीक है, ये वो वाली बात है कि जब अभी डिजाइन फेज में हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने एक कॉलेज का सिस्टम बनाना है, सपोज कॉलेज कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ये एक प्रोजेक्ट आ गया हमारे पास। अब कॉलेज में क्या क्या चीजें हमने सेव करनी है, हमने हमने स्टूडेंट्स का डेटा, ये कहाँ से चीजें आ रही हैं, हमने स्टूडेंट्स का डेटा सेव करना है, हमने टीचर्स का डेटा सेव करना है। ठीक है, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव का डेटा सेव करना है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीजें जो है वो सेव करनी है। फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट्स के अंदर हमने स्टूडेंट का डेटा किस तरह से सेव करना है, स्टूडेंट में कौन कौन सी चीजें होंगी, कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स होंगे, उसमें स्टूडेंट नेम भी हो सकता है,
स्टूडेंट आईडी भी हो सकता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह से टीचर्स जो है उसका भी डेटा सेव होगा, उसमें कौन कौन सा, उसमें टीचर का नेम है, ठीक है, टीचर का आईडी है, तो ये सारी चीजें उसमें ये इसके एट्रीब्यूट्स आएंगे और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के एट्रीब्यूट्स आएंगे। तो इसके बाद हमने, ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, टेबल बनेंगे, इस तरह के रिलेशंस बनेंगे और उसमें ये एट्रीब्यूट्स होंगे। अब उन एट्रीब्यूट्स का इस रिलेशन का इसके साथ लिंक क्या होगा और इस रिलेशन का इसके साथ क्या लिंक होगा, ठीक है। तो ये हम थ्रू अप्लाई करेंगे, ये ऑपरेशंस में आएगा, ठीक है, कि इनके ऊपर कौन कौन से हम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको लिंक कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें लिंक होंगी, कौन कौन सी चीजें नहीं लिंक होंगी। ये जो एट्रीब्यूट है, ये यहाँ पे क्या इसमें नल वैल्यू आ सकती है कि नहीं आ सकती, ये होते हैं कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम देखेंगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट थ्रू द बुक। तो सबको पता चल गया कि डेटा मॉडलिंग में तो तीन सी चीजें कौन सी होंगी, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट, जब सब बहुत सारे डेटा मॉडल्स हो सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ एक टाइप का डेटा मॉडल आप कर सकते हो, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो प्रपोज किए हैं, लेकिन हम सिर्फ एक पढ़ेंगे और वो है रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है? रिलेशनल डेटा मॉडल जो है वो टोटली बेस्ड कर रहा होता है टेबल्स के ऊपर। ऐसा मॉडल, ऐसा डेटा मॉडल जो टेबल्स के ऊपर बेस कर रहा है उसको हम रिलेशनल मॉडल कहेंगे। रिलेशन का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिलेशन इज एन अदर नेम ऑफ टेबल। और टेबल क्या होता है, किसी को पता है टेबल क्या होता है? टेबल टू स्टोर रिकॉर्ड। सर combination of rows and column. टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, तो उसको हम टेबल कहेंगे। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और उसमें क्या होता है, टेबल को हम कह रहे हैं कि वो रिलेशन है, ठीक है। और रिलेशनल डेटाबेस जो है वो टेबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेबल के ऊपर बेस कर रहा है। तो हम इस वजह से इस मॉडल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल एक एग्जांपल है रिलेशन की, जिसमें टाइटल एट्रीब्यूट है, ईयर एट्रीब्यूट है, लेंथ एट्रीब्यूट है, जेंडर एट्रीब्यूट है, और ये इसमें रॉज हैं, ठीक है, 3 रॉज हैं इसमें। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। रिलेशनल डेटा मॉडल इज बेस्ड ऑन रिलेशंस। इसके अलावा और भी डेटा मॉडल्स हैं, जैसे कि ये एक्सएमएल है, एक्सएमएल की फॉर्म में भी हम डेटा जो है वो सेव कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम बेसिक डेटा मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे मेजर है वो है हमारे पास रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है ना। ही हम कंपैरिजन करेंगे, अभी फिलहाल हमें जस्ट एक पढ़ना है डेटा मॉडल जिसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। तो बेसिक्स क्या है रिलेशनल डेटा मॉडल की? रिलेशनल डेटा मॉडल जो है वो 2 डायमेंशनल है, ठीक है, 2 डायमेंशनल है। मतलब इसमें ये है कि इसमें चूंकि रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ टेबल। टेबल क्या होता है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। तो इसका मतलब ये होता है कि एक टेबल जो है या एक रिलेशन जो है वो 2 डायमेंशनल है, उसमें रॉज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनल मॉडल गिव्स अस अ सिंगल वे टू रिप्रेजेंट डेटा। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताता है रिलेशनल मॉडल। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे मैंने आपको एक्सएमएल की एग्जांपल दी, तो एक्सएमएल की फॉर्म में भी आप डेटा को सेव कर सकते हैं। और कौन सा मॉडल हो सकता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। जैसे सी प्लस प्लस में आप, मैंने क्लासेस की एग्जांपल दी, तो क्लासेस के थ्रू भी आप डेटा को मॉडल कर सकते हैं कि ये क्लास बनेगी, ये क्लास बनेगी, ये क्लास बनेगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो देयर आर वेरियस वेज टू डिफाइन और कंस्ट्रक्ट द मॉडल्स। लेकिन हमने जिस मॉडल को पढ़ना है वो है रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल में जो उसकी बेसिक चीज है वो है रिलेशन। और रिलेशन क्या होता है, ये एक 2 डायमेंशनल व्यू है टू रिप्रेजेंट द डेटा। दैट्स इट, डन हो गया, सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम, अब इसमें कौन 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 सी चीजें होंगी रिलेशन में, कौन कौन सी चीजें होंगी रिलेशन में होंगी? सबसे पहले एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स होते हैं कॉलम्स नेम, Columns. टाइटल, कॉलम नेम, कॉलम्स नहीं, कॉलम नेम, टाइटल, ईयर, लेंथ, जेंडर, ये जो जो भी नेम्स होंगे कॉलम्स के उनको हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे, ठीक है। एक इसमें वर्ड यूज होता है स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीमा का मतलब ये है कि जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं रिलेशन के, रिलेशन के जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं बताएगा कोई? टाइटल, ईयर, लेंथ, जेंडर, ये एक सेट है किसका, एट्रीब्यूट्स का। इसको सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कहेंगे ना। इसके यस सेट सर। ऑफ एट्रीब्यूट्स में क्या है,
टाइटल, ईयर, लेंथ, जेंडर, ये हमारे पास एक सेट है एट्रीब्यूट्स का। तो स्कीमा में क्या चीजें आएंगी? स्कीमा में दो चीजें आएंगी। वो कौन कौन सी? एक तो स्कीमा में रिलेशन का नेम आएगा। इस टेबल का नेम क्या है? इस टेबल का नेम है मूवीज। तो रिलेशन मूवीज, तो इसका नेम है मूवीज। और इसमें सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? टाइटल, ईयर, लेंथ, जेंडर। तो ये दोनों चीजें जो हैं, नेम ऑफ द रिलेशन एंड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, इन दोनों को हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? स्कीमा। स्कीमा। ओके, तो अब आपको स्कीमा क्लियर होना चाहिए कि स्कीमा क्या होता है। ठीक है, तो मैंने डेटाबेस स्कीमा के बार बार मैंने जिक्र करना है कि डेटाबेस स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा का मतलब ये होगा कि इसमें, इस डेटाबेस में जितने भी रिलेशंस हैं उनके नेम, और हर रिलेशन में कौन कौन से सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं उनके नेम, वो सारे के सारे डेटाबेस स्कीमा का पार्ट होंगे। डन हो गया? ओके, टप्पल किसको कहते हैं? सर रो एक का, रो को जिसमें रोज। रो का दूसरा नाम जो है वो टप्पल है। तो नॉर्मली हम रो को रो नहीं बोलते, हम उसको टप्पल कहते हैं। जैसे हमने रिलेशन, टेबल को हम रिलेशन कहेंगे, इस तरह से हम रो को हम टप्पल कहेंगे। ठीक है, तो टप्पल में मुझे बताएं कि स्कीमा आएगा? स्कीमा, सर स्कीमा का टपल बल्कि स्कीमा का ही एक पार्ट होगा ना, क्योंकि नो ये मुझे सॉरी बताएं, ये जो एग्जांपल है इसमें कितनी टप्पल्स हैं? सर 3। 3 या 4? 4। सर 3 होंगी। 3 3 होंगी। है सर, 3? 3 है। 3 क्यों है? 3 क्यों है? डाटा सर, क्योंकि जो डाटा है वो 3 में, ऊपर वाले जो है वो मेटा डाटा है। ये स्कीमा है। ठीक है, मेटा डाटा जो है, यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे स्कीमा। जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन में स्कीमा होगा। ठीक है, और बेसिकली स्कीमा के अलावा जो रॉज होंगी, जो कि डाटा की रॉज होंगी, ये टपल्स कहलाएंगी। तो इसमें 3 टपल्स हैं, 4 नहीं है। इसमें पहली टपल है गॉन विद द वाइंड, ये वाली पूरी लाइन, स्टार वार्स ये वाली पूरी लाइन, और ये वाइन वर्ड्स ये वाली पूरी लाइन। ये 3 लाइंस जो हैं, ये 3 रॉज हैं, और ये डेटा की रॉज हैं। ऊपर वाली जो लाइन है ये स्कीमा की लाइन है। तो स्कीमा इज नॉट इंक्लूडेड इन टपल्स। तो इसमें 3 नंबर ऑफ टपल्स हैं। ठीक है, तो टपल क्या होता है? टपल इज अनदर नेम ऑफ रॉ। ठीक है, तो सर स्कीमा वो होगा जो स्ट्रक्चर है। स्कीमा वो होगा जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब स्कीमा जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक्चुअल डेटा आप उसको कहेंगे टपल्स। ये डेटा आपके पास है, ये टपल्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, और इस डेटा के ऊपर आप क्या डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कंस्ट्रेंट्स किस तरह से अप्लाई हो सकते हैं? वो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो सकते हैं डोमेन से। डोमेन क्या होती है? किसी भी एट्रीब्यूट की जो पॉसिबल वैल्यू होती है उसको डोमेन कहते हैं। क्या मैंने वर्ड बात किया है? किसी भी एट्रीब्यूट की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उसको हम डोमेन कहते हैं। क्या मुझे ये बताएं कि ईयर हो सकता है 2,85,000? नो सर। नहीं। ठीक है, तो क्योंकि इसकी यस। डोमेन नहीं है। डोमेन का मतलब ये है कि 0 से लेकर आज तक 2021 तक ये ईयर हो सकते हैं। ठीक है, इनवर्स इन केस अगर हमने कोई फ्यूचर का डेटा प्रेडिक्ट करना है और फ्यूचर के डेटा के बारे में कोई बताना है, तो उस केस में हमारा ईयर जो है वो 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी मूव भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या ईयर हो सकता है? मैं लिख सकता हूँ असद रजा, लिख सकता हूँ ईयर? नो सर। नो। तो दिस इज नॉट द डोमेन ऑफ ईयर। तो ये डोमेन क्या होती है? पॉसिबल वैल्यू, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनी एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन आपको क्लियर हो गई? क्या लेंथ, लेंथ में हम यस यहाँ सर। पे लेंथ में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टार वार्स? तो लेंथ में नो स्टार वार्स सर। नहीं आएगा। ठीक है, उसमें कोई सर जो न्यूमेरिक चीज नहीं वैल्यू देख ही सकते आएगी। वो मतलब कंस्ट्रेंट्स ही होंगे ना वो। जो चीज नहीं लिख सकते वो उसकी डोमेन का पार्ट नहीं है। ये भी कंस्ट्रेंट की बात नहीं हो रही है, ठीक अभी है। डोमेन की बात हो रही है। डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट इज अ पार्ट ऑफ रिलेशंस। नेम्स। एट्रीब्यूट, यस सर। एट्रीब्यूट इज एन अदर नेम ऑफ कॉलम एंड टपल इज एन अदर नेम ऑफ रॉ। ठीक है, रोज। तो रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन इज अ कंपोजिशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड टपल्स। देखा,
ये अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, यू कैन मेक योर ओन डेफिनेशन। मैंने कहीं से नहीं पढ़ा ये वाली चीज़, लेकिन मैं आपको अपने आप से ही खुद से ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये टपल्स हैं। तो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड टपल्स इज कॉल्ड रिलेशन। दैट्स इट, डन हो गया। तो डोमेन का आपको पता चल गया कि डोमेन क्या होती है, ठीक है। तो डोमेन जो है वो बेसिकली एक्चुअली हम यूज करते हैं उसके लिए डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि ईयर जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वो स्ट्रिंग टाइप नहीं हो सकता, या लेंथ जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वो स्ट्रिंग टाइप नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप जब डेटाबेस रिलेशन को क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मूवीज, आगे लिखा हुआ टाइटल कॉलन स्ट्रिंग, इसका मतलब ये है कि टाइटल के नाम से एक एट्रीब्यूट बनाओ मूवीज टेबल में और उसकी टाइप अपने स्ट्रिंग रखनी है। तो ये है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग का मतलब ये है कि आपने जस्ट बताना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल ये है, ये क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस है, ये रिलेशनल डेटा मॉडल है। जब भी हम ये बात करेंगे ये रिलेशनल डेटा मॉडल है, तो सबसे पहले जो चीज़ होगी ये रिलेशनल डेटाबेस में डेटाबेस का और डेटा का जो टेबल है उसका नाम होगा। तो ये रिलेशन का नाम है मूवीज। आगे जो है वो ब्रैकेट्स डाली हुई हैं, इसका मतलब ये है कि अब इसमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। मूवीज रिलेशन में एट्रीब्यूट्स हैं टाइटल, कॉमा ईयर, कॉमा लेंथ, कॉमा जेनर। तो ये हमें एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देता है कि हमारा रिलेशन कुछ इस तरह का होगा। ये रियल टेबल है, फिजिकल टेबल है, जब ये डेटाबेस में डेटा स्टोर करेगा इस तरह का नजर आएगा। ये उसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू है। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि टाइटल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें स्ट्रिंग टाइप की चीजें आएंगी जो कि यहाँ पे नजर आ रही हैं आपको। उसके बाद ईयर जो है वो इंटीजर टाइप का है, न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी इसमें, नंबर्स आएंगे, यहाँ पे नंबर्स नजर आ रहे हैं आपको। और लेंथ जो है वो भी इंटीजर की फॉर्म में है, जेनर जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है। इस वजह से यहाँ पे आपको स्ट्रिंग डेटा नजर आ रहा है। डन हो गया। तो ये इस तरह से आपने सबसे पहले आपने रिलेशनल डेटाबेस में इस तरह से मॉडल करना है कि अगर मूवीज टाइप का टेबल बनेगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। दैट्स इट। अभी आपने बनाया नहीं है, अभी आपने डेटाबेस में क्रिएट नहीं किया, यू जस्ट हैव पुट दीज थिंग ऑन योर ओन कॉपीज। दैट्स इट। ओके, अब इसके इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये तो अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं इस तरह से लिखूंगा। मैं लिखना नहीं चाहता, मैं ड्राइंग की फॉर्म में कुछ चीज चाहता हूँ। ड्राइंग कैसे करूंगा, तो ड्राइंग करते हैं, लेट्स लेट्स डू इट इनटू द ड्राइंग्स। तो ड्राइंग कैसे करूंगा ये लेटर ऑन अभी मैं देखता हूँ कि इसकी मैं ड्राइंग कैसे करूंगा। अभी हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आ, ये उसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन है। ईयर इधर कर दिया, जेनर इधर कर दिया, टाइटल इधर कर दिया, लेंथ इधर कर दिया। ये उसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन है, सेम रिलेशन है। इसका मतलब भी वही रिलेशन है जो दूसरा रिलेशन है। याद रहे कि कॉलम इधर उधर करने से डेटा डेटा के स्ट्रक्चर के ऊपर या डेटा की डेटा से जो इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये चाहे आप इस तरह से डेटा सेव कर लें, चाहे आप पहले तरीके से डेटा सेव कर लें, पहले टाइटल सेव कर लें, फिर लेंथ सेव कर लें, फिर ये सेव कर लें, फिर जेंडर सेव कर लें, तो उससे और इससे दोनों प्रेजेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, कॉलम्स का एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आपने किस तरह से उसको सेव किया हुआ है। ओके, अब अब जो रिलेशन है उसके कुछ जो भी रिलेशंस होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उनके कुछ कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं। सारे एट्रीब्यूट सेम नहीं होते, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा वो स्पेशल इन्फोर्समेंट देता है, स्पेशल उनको जो है वो वैल्यू देता है। तो वो कौन कौन से स्पेशल वैल्यू वाले एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक मूवीज के नीचे उसने ये टाइटल के नीचे एक जो है अंडरस्कोर किया हुआ है, ईयर को भी अंडरस्कोर किया हुआ है, और लेंथ और जेंडर वैसे ही लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने जा रहा है। अब पहले बात हुई थी स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर आपने देखा, फिर बात हुई थी डेटा के ऊपर और डेटा के ऑपरेशंस के ऊपर, ठीक है। तो ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म करते हैं वो भी हम देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब बात हो रही है कंस्ट्रेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है, कंस्ट्रेंट्स का मतलब एक तो हमने वो डोमेन देखा था कि हर एट्रीब्यूट जो है उसकी एक पर्टिकुलर डोमेन होती है।
और डोमेन के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर हम वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। डोमेन क्या होती है? डोमेन इज अ पॉसिबल, एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट। तो अब हम देखते हैं कि और कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं। एक होता है की कंस्ट्रेंट्स, क्या कह सकते हैं इसको? की कंस्ट्रेंट्स। की कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? की का क्या मतलब होता है? यहाँ पे की का मतलब जो है वो यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं हम प्राइमरी की के नाम से। हर रिलेशन में एक प्राइमरी की होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो मैं आपको एक टेबल से इसको यूनिक की। अंडरस्टैंड करवाने की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेबल है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट मार्क्स हैं और स्टूडेंट एज है। स्टूडेंट नेम अली है, अली रज़ा, और स्टूडेंट नेम असद है और रिजवान है। इसके अलावा स्टूडेंट मार्क्स जो हैं वो 70, 90, 92। स्टूडेंट्स एज जो है 20, 21, 19, ये एज है। ठीक है, एक और स्टूडेंट ले लेते हैं, उसकी एज 20 है, उसके मार्क्स जो हैं वो 71 है और उसका नाम जो है वो भी रिजवान है। ओके, दो रिजवान हो सकते हैं ना? ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि मैं किस बेस पे मैं एक नेम सेलेक्ट करना चाहता हूँ, स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ये स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट्स का टेबल है। यहाँ पे मैं क्या कंडीशन लगाऊं कि मेरे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड आए, एक टप्पल आए मेरे पास रिजल्ट। आई सर नीड एज वाली। ओनली एज। क्या लिखूंगा? वेयर एज इज इक्वल टू 20। तो एक आएगा टप्पल, यस सर। 20 एज इसकी भी है और इसकी भी है, दो टप्पल आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि जो एज है ये हमारा की नहीं बन सकता, ये हमारी प्राइमरी की नहीं बन सकता। ये प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज अ स्पेशल यूनिक स्पेशल की। एट्रीब्यूट। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि आपको, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि आपको आइडेंटिफाई करके दे यूनिक रैकेड। यूनिक रैकेड आर टपल आपको आइडेंटिफाई करके दे। एज आपको, स्टूडेंट एज आपको जो एट्रीब्यूट है ये प्राइमरी की नहीं बन सकता। द रीजन इज कि ये हमें यूनिक रैकेड रिटर्न नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब हम 20 की बात करेंगे तो ये हमें दो रैकेड दे देगा। अगर एक भी वैल्यू के ऊपर ये हमें यूनिक वैल्यू नहीं देता, यूनिक रैकेड नहीं देता, एक रैकेड नहीं देता, तो वो कभी भी प्राइमरी की नहीं बन सकता। क्या स्टूडेंट मार्क्स जो है वो प्राइमरी की बन सकता है? नो सर। स्टूडेंट मार्क्स जो है, आपने सिर्फ टेबल को नहीं देखना कि टेबल आपने देख सर लिया इससे ज्यादा टेबल। भी तो टेबल हो सकते हैं। एग्जैक्टली इससे ज्यादा भी तो इसमें एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, सॉरी टपल्स हो सकते हैं। हो सकता है किसी और स्टूडेंट के भी मार्क्स 70 हों, किसी और स्टूडेंट के मार्क्स भी 90 हों। ठीक है, तो आपने सिर्फ करंट डेटा को नहीं देखना, आपने ओवरऑल पिक्चर को देखना है, इन द सर लॉन्गर हमें एक रन और देखना है। एट्रीब्यूट बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट मार्क्स हैं ये जो है ये भी एट्रीब्यूट प्राइमरी की नहीं बन सकता। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज अ स्पेशल एट्रीब्यूट which uniquely identify each record in a relation। अपने पास ये लिख लें, which uniquely identifies each tuple in a relation। तो प्राइमरी की is an attribute which uniquely identifies each tuple in a relation। इसको हम कहते हैं प्राइमरी की। क्या नेम जो है वो प्राइमरी की हो सकता है? क्या ये एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर एट्रीब्यूट को? नो सर। नहीं, क्योंकि जब हम रिजवान देंगे, जहां पे स्टूडेंट नेम रिजवान होगा तो दो वहां पे ये क्या रिजवान। करेगा? दो रेकॉर्ड रिटर्न कर देगा। तो प्राइमरी की क्या होगा? यहाँ पे मैं सर एक और हमें अलग से एक बनाना और चाहिए। एक और एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ, आईडी। आईडी, स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी जो है वो फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 2 3 4। क्या स्टूडेंट आईडी जो है ये एट्रीब्यूट जो है
ये प्राइमरी की हो सकता है? सर ऑब्वियसली हो सकता है। ये ऑब्वियसली है। क्यों? क्योंकि ये अगर मैं 1 लिखूंगा तो एक ही रैकेट आएगा, 2 लिखूंगा तो एक ही रैकेट आएगा, 3 लिखूंगा तो एक ही रैकेट आएगा, 4 लिखूंगा तो एक ही रैकेट आएगा। इसका मतलब ये है कि ये एट्रीब्यूट जो है ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है एक टपल को। इसकी हर वैल्यू जो है वो सिर्फ एक टपल को लेके आ रही है, एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। 2 अगर हम कहते हैं कि 2 जो है उसके ऊपर दूसरे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज क्या हैं, तो सिर्फ एक रैकेट आएगा, ये वाला। ठीक है, यानी कि 2 से पता चल रहा है कि किस बंदे की बात हो रही है, 3 से पता चल रहा है किस बंदे की बात हो रही है, जबकि रिजवान से पता नहीं चल रहा कि रिजवान इस रिजवान की बात हो रही है या इस रिजवान की बात हो रही है। जब से मार्क्स से नहीं पता चल रहा कि 70 इस मार्क्स की बात हो रही है, इस टपल की बात हो रही है, या 70 से मुराद इस ये टपल है, तो इस ये देयर इज एम्बिग्विटी। तो जब जो रिकॉर्ड प्राइमरी की होगा वो उसमें आपको एम्बिग्विटी नहीं होगी। अगर मैं 2 की बात करूं तो आपको कंफर्म होगा कि इस रैकेट की बात हो रही है। अगर मैं 3 कहूंगा कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 3 है तो आपको पता होगा कि इस रैकेट की बात हो रही है, एंड सो ऑन। तो आपको प्राइमरी की क्लियर है? प्राइमरी की क्या होती है? यस सर। अब दो कीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी की फॉर और एक होती है यूनिक की। इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों ही यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं हर रैकेट को। जैसे 1 2 3 है, अगर यहाँ पे मैं नल लिख देता हूँ, यहाँ पे नाम है असद, अली, उस्मान, हैदर, यहाँ पे डिफरेंट नेम। यहाँ पे अगर मैं नल लिख देता हूँ तो ये जो रैकेट है, ये जो एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट जो है ये प्राइमरी की नहीं बन सकता, ये एट्रीब्यूट यूनिक की बन सकता है। यूनिक की का मतलब ये है कि यूनिक की में नल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, जबकि प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं हो सकते। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर रिकॉर्ड को, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं हो सकते, जबकि यूनिक की में जो एट्रीब्यूट है जिसको हम यूनिक एट्रीब्यूट कह रहे हैं, यूनिक की कह रहे हैं, ठीक है, वो नल हो सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो जिन जिन ये बेसिकली दो एट्रीब्यूट्स के नीचे लाइन लगी हुई है, जिस एट्रीब्यूट के नीचे लाइन लगी होगी उसको हम प्राइमरी की कहेंगे। जिस एट्रीब्यूट के नीचे लाइन लगी होगी उसको हम प्राइमरी की कहेंगे। और अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के नीचे लाइन लगी हुई है वो हमारी कंपोजिट प्राइमरी की होगी। कंपोजिट प्राइमरी की वो की होती है जो कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। इफ अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स किस तरह से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी एग्जांपल देता हूं आप। ओके, यहाँ पे आपके पास है कॉलेज आईडी, ठीक है, यहाँ पे आपको पर्सन आईडी, पर्सन आईडी फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है। कॉलेज आईडी जो है वो 1 है, 1 है, 1 है सपोज। कॉलेज आईडी 2 है, 2 है, 2 है। इसमें ए बी सी इस तरह से यहाँ पे उनके नेम्स हैं या कुछ भी उनकी ईमेल्स हैं फॉर एग्जांपल। एक कॉलेज आईडी है, कॉलेज आईडी 1 में एक पर्सन आईडी है, मतलब कॉलेज आईडी एक कॉलेज नंबर 1 में एक बंदा काम कर रहा है, उसका नाम उसका आईडी ए है। कॉलेज नंबर 1 में एक और बंदा काम कर रहा है, उसका आईडी बी है। कॉलेज नंबर 1 में एक और पर्सन काम कर रहा है, उसका आईडी सी है। ठीक है, क्या सीआईडी प्राइमरी की बन सकती है? नो सर। क्या पीआईडी प्राइमरी की बन सकती है? सर ये भी नहीं बन सकती क्योंकि कॉलेज 2 में भी ए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी प्राइमरी की नहीं बन सकती तो क्या हम कंपोजिट प्राइमरी की बना सकते हैं इस तरह से, इन दोनों को मिला के? इन दोनों को मिला के मतलब ये है कि इन दोनों को मिला के जो नंबर बन रहा है, ठीक है, जिसको कहेंगे 1 कॉमा ए सपोज, क्या ये यूनिक बन रहा है? क्या 1 यस कॉमा सर। 1 1 कॉमा बी रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। 1 कॉमा सी रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा।
2, A रिपोर्ट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, 2, B रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जो चीज मिला के रिपीट नहीं हो रही, इसको हम कहेंगे कंपोजिट प्राइमरी की। मतलब अगर एक सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की नहीं बन सकता तो हम कंपोजिट प्राइमरी की भी बना सकते हैं। और कंपोजिट प्राइमरी की में ये होगा मोर देन 1 एट्रीब्यूट्स होंगे। तो पता चल गया आपको कंपोजिट प्राइमरी की क्या क्या होती है। यस सर। कंपोजिट प्राइमरी की is a set of attributes which uniquely identify each tuple in a relation। इसकी ये डेफिनेशन है। तो आपको पता चल गया कि प्राइमरी की क्या होती है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा यार, अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें आपके पास मूवीज का डेटा आपने स्टोर करना है, तो आप बेसिकली उसमें कौन कौन से टेबल्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। आप उसमें 5 टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, मूवीज के नाम से, मूवी स्टार के नाम से, स्टार्स इन के नाम से, मूवी एग्जिट के नाम से, स्टूडियो के नाम से। अब इस मूवीज के रिलेशन में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, टाइटल है, ईयर है, लेंथ है, जेनर है, स्टूडियो नेम है, प्रोड्यूसर नंबर है एंड सो ऑन। और हर एट्रीब्यूट की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, इंटीजर टाइप है, ब्ला 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 ब्ला। क्या इससे आपको आइडिया हो रहा है कि आपने कौन कौन से टेबल क्रिएट करने हैं और उनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स नेम रखने हैं और उन एट्रीब्यूट्स की कौन कौन सी डेटा टाइप्स होंगी। ये सारी चीजें आपको क्लियर है। यस सर। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है डेटाबेस स्कीमा की। तो डेटाबेस स्कीमा में क्या सेव होता है, स्कीमा की डेफिनेशन कौन बताएगा, हाथ खड़ा करें। मुझे सर नहीं लगता है कि कोई एक भी स्टूडेंट है जिसको स्कीमा की डेफिनेशन आती है। जी बताएं। सर स्कीमा में आपने बताया था कि एट्रीब्यूट्स के सेट्स और कॉलम्स के लिए जो नेम यूज करते हैं वो होते हैं। ना 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 ना, कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स तो सेम चीज है, आप Sir, the मिक्स कर name of relation and set of attributes for a एग्जैक्टली relation. एग्जैक्टली। तो स्कीमा में होता है हमारे पास के कौन कौन से रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस के नाम मतलब टेबल्स के नेम वो स्कीमा में सेव होते हैं। और उन रिलेशंस में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं, वो सारी की सारी चीजें उसमें सेव होती हैं। इसको कहते हैं डेटाबेस स्कीमा। तो इसको डेटाबेस स्कीमा क्यों कहते हैं, इसको इसको टेबल स्कीमा क्यों नहीं कह सकते। चलें जी बताएं इसका आंसर। इसको टेबल स्कीमा क्यों नहीं कह सकते, इसको ये डेटाबेस स्कीमा क्यों है। इसको क्योंकि रिलेशन स्कीमा, पूरे डेटाबेस के अंदर सारे टेबल्स हैं और उनका टेबल्स कंबाइंड है स्कीमा एग्जैक्टली इसलिए। एग्जैक्टली। कि अगर एक टेबल की बात नहीं हो रही है, एक रिलेशन की बात नहीं हो रही, इसमें तो सेट ऑफ रिलेशंस की बात हो रही है। इसमें रिलेशन है मूवीज, इसमें रिलेशन है मूवी स्टार, इसमें बहुत सारे रिलेशंस हैं, एक से ज्यादा रिलेशंस हैं। तो इन रिलेशंस में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, तो एट्रीब्यूट्स की टाइप्स क्या हैं और उनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स कौन सा है। मुझे ये बताएं कि मूवी स्टार में कंस्ट्रेंट कौन सा अप्लाई हुआ है। चलें ये भी पता चल जाता आपका। नेम सर। कोई कंस्ट्रेंट सर नेम, नेम प्राइमरी की है। नेम प्राइमरी की है, ये इसके ऊपर कंस्ट्रेंट है। तो नेम अगर प्राइमरी की है तो मुझे ये बताओ कि नेम रिपीट हो सकता है। यस सर। No, नहीं। sir. लेकिन अब नहीं नहीं हो होगा, अब नहीं नहीं हो होगा। सकता। जब आपने मूवी स्टार में कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया कि नेम हमेशा प्राइमरी की होगा, जब भी आप असद के नाम से आप अगर डेटा सेव कर रहे हैं तो ये असद के नाम से अगर आप डेटा सेव कर रहे हैं तो दोबारा असद के नेम से आप कोई और टपल सेव करेंगे जिसमें नेम असद होगा तो उसके ऊपर एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कंस्ट्रेंट में कहा हुआ है कि नेम जो है वो प्राइमरी की है, और प्राइमरी की का मतलब ये है कि नो टू टपल्स विल हैव सेम नेम, नो टू टपल्स विल हैव सेम नेम। ओके, तो ये इसमें ये चीज होगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मूवी स्टार में नेम कंस्ट्रेंट जो है वो प्राइमरी की है, नेम एट्रीब्यूट, इसमें नल वैल्यूज आ सकती है। नो सर। तो No, इसमें नल sir. वैल्यूज, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे और उसमें नेम की वैल्यू आप नहीं देंगे, एड्रेस देंगे, जेंडर देंगे, बर्थडे देंगे, Error आएगा. तो तब भी एरर आएगा।
तो ये आपको चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं कि ये इस चीज को देख के कितना कुछ पता चल रहा है हमें? सिर्फ इसको देख के क्या कुछ पता चल रहा है कि असल में हो क्या रहा है कि यस सर। मूवी कितने टेबल्स बनेंगे ये पता चल गया। चलिए बताएं आपको क्या क्या चीजें पता चल रही हैं। सर इसमें कितने टेबल्स हैं वो पता चल रहा है, और दूसरा ये कि कितनी प्राइमरी कीज लगी हुई है एक टेबल के अंदर, और कितने इसमें ये पता टेबल चल में? रहा है कि कौन से टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या हैं ये पता चल रहा है। यस सर, टपल्स क्या है वो भी। हर रिलेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी डेटा टाइप्स क्या हैं वो पता चल रहा है। इससे ये पता चल रहा है यस, कि हर रिलेशन में प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की का पता उसको चल कहेंगे। तो प्राइमरी यस की सर। कंस्ट्रेंट कौन कौन सा है वो पता चल रहा है। ठीक है, तो और इससे सर ये इसमें सारी ये की भी पता सारी चल रहा है कि किस इस टेबल में कंपोजिट है और किस में सिंपल प्राइमरी की है, मतलब सिंगल दैट्स है। ग्रेट, यस 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 ग्रेट। ये अच्छा आपने बताया कि किस किस में कंपोजिट प्राइमरी की है और किस किस में हमारे पास सिंगल प्राइमरी की है। सर, ठीक है, कंपोजिट जितने मतलब मर्जी उसकी बना सकते हैं हम, मतलब कॉम्बिनेशंस की। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप क्या मुझे ये बताएं कि अगर आप एक सिंगल, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर जी जी। मूवी टाइटल अगर प्राइमरी की बन जाए, फॉर एग्जांपल मूवी टाइटल जो यस है वो सर। प्राइमरी की बन सकता है, तो क्या मूवी टाइटल और मूवी ईयर कंपोजिट प्राइमरी की बन सकती है हर केस में? दोबारा सर क्वेश्चन हर रिपीट केस करता हूँ। में अगर मूवी टाइटल प्राइमरी की है तो क्या मूवी टाइटल और मूवी ईयर कंपोजिट प्राइमरी की हो सकता है हर केस में? नहीं सर, क्योंकि वो ईयर सेम भी तो हो सकता है। नहीं। जब मूवी टाइटल अकेला प्राइमरी की बन सकता है तो उसके साथ जितने मर्जी और एट्रीब्यूट्स मिलाते जाएं वो प्राइमरी की ही रहेगा। ठीक सर है, मतलब एक से भी काम वो चल जाता है अगर वो अगर तो। एक से काम चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स भी मिला रहे हैं, ठीक है, तो तब भी उनके साथ वो वाला कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रहेगा, मींस वो प्राइमरी की ही रहेगी। वो ऐसा नहीं है कि कोई ठीक। दूसरी वैल्यू बन जाएगी। जैसे कि इसकी एग्जांपल ये ले लें कि आप इसके साथ एक और कॉलम ऐड कर दें। सर जी जैसे 1 ए और 2 ए ये आपने लिखा हुआ, ए इसके अंदर सेम है दोनों। यहाँ पे आप आईडी लिख दें 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3, क्या ये प्राइमरी की बन सकता है अकेला? बन सकता यस है। सर। बन सकता है। तो क्या डिपार्टमेंट आईडी के साथ जब सी आई डी मिला देंगे तब भी ये प्राइमरी की रहेगा? ऑफ कोर्स कंपोजिट यस। हो जाएगा। ये भी यूनिक वैल्यू है, ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, ये भी यस। यूनिक है, ये भी यूनिक है। क्यों? क्योंकि जब ये यूनिक होगा तो इसके साथ जितने मर्जी और मिलाते जाएं वो यूनिक ही रहेंगे। तो इसका ठीक। मतलब ये है कि अगर अगर कंपोजिट प्राइमरी की का सब कंपोनेंट सब कंपोनेंट जो है वो प्राइमरी सेम की भी हो। होगा तो यस सर। कंपोजिट कंपोजिट जो एट्रीब्यूट्स हैं वो और ऑफ कोर्स प्राइमरी की होंगे। तो ये एक फाइंडिंग है हमारी, डन हो गया। तो डेटाबेस स्कीमा की आपने एग्जांपल देख ली। ये डेटाबेस स्कीमा है, यस सर। डन हो गया। चले मुझे बताएं कि इसका डेटाबेस स्कीमा बनाएं। द रिलेशन अकाउंट्स, इसका अपने पास डेटाबेस स्कीमा बनाएं अपने पास, और मुझे बताएं कि इसका डेटाबेस स्कीमा क्या है आपके नजदीक। सर चलें जी। अकाउंट्स के रिलेशन का बनाना है। जी, आपने सर रिलेशन फिर वो अकाउंट्स, टेबल स्कीमा होगा ना, वो रिलेशनल उसका टेबल का स्कीमा होगा ना, डेटाबेस स्कीमा तो नहीं होगा फिर। रिलेशन और टेबल सेम ही मैं है ना भाई। मैं मैं अभी एक क्या एक डेटाबेस में एक टेबल हो सकता है? हो सकता है। यस सर। तो अगर एक डेटाबेस में एक टेबल होगा तो क्या उसको डेटाबेस स्कीमा कह सकते हैं? ओके सर। चलें जी, शुक्र है मान गए आप।
बना लिया आपने स्कीमा? तो क्या बनाया आपने स्कीमा? ये बनाया आपने? किस किस ने ये बनाया? यस सर। जिसने जिसने ये सर अकाउंट नंबर पे की लगी, ठीक। जिसने ये नहीं लिखा ना, उसके जो है ना 5 नंबर है 10 में से। जिसने ये लाइन नहीं लगाई हुई उसके 5 है, और जिसने ये टाइप्स नहीं लिखी हुई उसके 3 नंबर हैं 10 में से। ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ लिखा हुआ है टेबल का नाम और इसमें एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, दैट्स इट। उसको पता नहीं है कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। उसको स्ट्रक्चर का पता है, ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो डन हो गया, आपको पता चल गया कि स्कीमा क्या होता है। अब आपको कोई भी रिलेशन दिया जाए तो आप स्कीमा बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपको कन्वर्ट्स पता चल गया कि कन्वर्ट्स क्या होता है। सर ये कस्टमर की प्राइमरी की क्या है, इसमें कुछ भी सिमिलर नहीं है। हाँ, कस्टमर्स जो है उसमें फर्स्ट नेम जो है वो प्राइमरी की नहीं बन सकता, लास्ट नेम जो है वो प्राइमरी की नहीं बन सकता, आईडी नंबर प्राइमरी की नहीं बन सकता, अकाउंट जो है यहाँ पे प्राइमरी की नहीं बन सकता। तो क्या हम काउंट और आईडी नंबर कंपोजिट प्राइमरी की बना सकते हैं? यस सर। ये बना सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसको जब इसके साथ कंपोज करेंगे तो ये डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट चीज बनेगी, जबकि ये वाली वैल्यू डिफरेंट है और ये सेम है, तो ये एक डिफरेंट नंबर बनेगा। तो आईडी नंबर कंपोजिट प्राइमरी की विद अकाउंट, दिस मेक्स अ कंपोजिट प्राइमरी की फॉर दिस रिलेशन। तो इसमें जब आप रिलेशन बनाएंगे तो इसमें आप दोनों आईडी नंबर और अकाउंट के नीचे लाइन खींचेंगे। अगर किसी एक के नीचे आपने लाइन नहीं खींची, आपका रिलेशन स्कीमा गलत है, तो आपको स्कीमा नहीं बनाना आता। ठीक है, डन हो गया आपको। तो इसमें अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपको पता है कि एट्रीब्यूट क्या होता है? बताएं। सर जो कॉलम कॉल में आएगा वो एट्रीब्यूट ही होगा। कॉलम कॉलम नेम, नेम्स। हर रिलेशन का कॉलम नेम्स को एट्रीब्यूट कर। क्या आपको पता है टपल्स क्या होते हैं? टपल्स, सर रोज। रोज। नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड टपल्स ऑफ ईच रिलेशन। ठीक है, यस सर। आपको पता है स्कीमा क्या होता है? Yes, sir. The attributes and their data types and the number of relations in a database. नहीं, सर ये रिलेशन स्कीम है ना, ये उसके लिए होगा, टेबल टेबल के लिए होगा। रिलेशन स्कीमा, रिलेशन Attributes स्कीमा, and tuples. टेबल नेम, रिलेशन नेम एंड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, सर उसको हम नेम ऑफ रिलेशन एंड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स, होते हैं उसको रिलेशन इसको के लिए। रिलेशन स्कीमा। और डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? रिलेशन स्कीमा और डेटाबेस स्कीमा में डिफरेंस कौन बताएगा? चलें जी। सर रिलेशन स्कीमा जो सर होता है वो डेटाबेस सिंगल टेबल डिफरेंट के लिए टेबल्स के होता है, लिए। और डेटाबेस स्कीमा जो है वो मल्टीपल टेबल्स के लिए हो सकता है। जी बिल्कुल सही कि रिलेशन स्कीमा इज कंपोज्ड ऑफ द नेम ऑफ रिलेशन, नेम ऑफ अ सिंगल टेबल, नेम ऑफ अ सिंगल रिलेशन and its sets of attributes, while on the other hand database schema is a composition of all relations names and their set of attributes। तो ये दोनों में डिफरेंस है। डोमेन क्या होती है? सर द रेंज ऑफ रेंज, रेंज। रेंज कहाँ वैल्यूज से आ फॉर, गई? ऑल पॉसिबल वैल्यूज। सर वो ऑल जो इम्पॉसिबल वैल्यूज हैं all इस लिमिट से बाहर नहीं हो सकती। exact all possible values for an attribute is called domain। ओके, तो आपको सारी चीजें जो है ना समझ आ गई हैं। अब सीक्वल में आप डेटाबेस स्कीमा कैसे बनाएंगे? हाउ यू विल डिफाइन रिलेशन स्कीमा। रिलेशन स्कीमा आपको पता क्या होता है? इन सीक्वल, सीक्वल एसक्यूएल को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं सीक्वल। तो सीक्वल में हमारे पास बेसिकली सीक्वल के दो एस्पेक्ट्स हैं, मींस इसमें कह सकते हैं इसमें दो तरह की लैंग्वेज हैं। एक लैंग्वेज को हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। असल में ये लैंग्वेज जो है इसके दो सब लैंग्वेजेस हैं, उसको सब लैंग्वेज कह सकते हैं आप। एक लैंग्वेज है डेटा डेफिनेशन सब लैंग्वेज, और एक कह सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन सब लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन जो है वो डील करती है स्कीमा के साथ,
दोबारा बता रहा हूँ, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है, जो डेटा डेफिनेशन सब लैंग्वेज है इन एसक्यूएल सीक्वल में जो है, वो डील कर रही होती है डेटाबेस स्कीमा के साथ, ओनली डिक्लेयरिंग डेटाबेस स्कीमा। मतलब क्या कि टेबल आपने जब क्रिएट करना है, उस टेबल का नाम क्या रखना है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, उन एट्रीब्यूट्स की टाइप्स क्या क्या होंगी, उसके ऊपर कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं, प्राइमरी की किसको बनाना है, नॉट नल किसको बनाना है, एंड सो ऑन सो फॉर, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स ऑन एट्रीब्यूट्स। वो कंस्ट्रेंट्स या जब वो क्रिएट कर रहे होंगे तो जो क्यूरी होगी वो क्यूरी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट होगी। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डील्स विद द स्कीमा ऑफ डेटाबेस, जबकि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो स्कीमा के साथ कुछ नहीं करती। डेटा मैनिपुलेशन जो है वो डेटा के साथ छेड़खानी करती है कि डेटा इंसर्ट करना है, डेटा डिलीट करना है, डेटा अपडेट करना है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि मैंने ये अकाउंट का जो कॉलम है, ये 4 कॉलम्स मेरे से बन गए थे, ये गलती से बन गया अकाउंट के नाम से, इसको मैंने ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, पूरे का पूरे कॉलम को, इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, 3 कॉलम में बनाना चाह रहा हूँ, ये किस लैंग्वेज का पार्ट होगा? ये क्यूरी। सर डाटा मैनिपुलेशन, क्योंकि हमने डाटा को रिमूव करना है। जी, कोई और? क्या डेटाबेस स्कीमा चेंज हो रहा है? सर वो भी हो रहा है चेंज। वो भी हो रहा है चेंज। तो जब भी हम डेटाबेस के स्कीमा को छेड़ेंगे, उसके 4 कॉलम से 3 कॉलम करने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम डेटाबेस स्कीमा को छेड़ रहे हैं। जब भी डेटाबेस स्कीमा को छेड़ा जाएगा, वो लैंग्वेज जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट होगा। पहले आपने देखना है कि क्या स्कीमा चेंज हो रहा है। अगर स्कीमा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो ये कर सकती है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बाद में देखना है आपने कि क्या ये डेटा चेंज हो रहा है, डेटा को डिलीट करना है, अपडेट करना है, रिमूव करना है, वो सारा का सारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट होगा। तो ओके यानी सर प्रायोरिटी हमने स्कीमा को देनी है। जी। तो 2 तरह की लैंग्वेजेस हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो डील करती है डेटाबेस स्कीमा के साथ। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो डील करती है क्यूरिंग एंड मॉडिफाइंग द डेटाबेस। मतलब उसमें हमने डेटा के साथ डील करना है, ना कि स्कीमा के साथ। ओके, तो अब हम ऑपरेशंस की तरफ आ रहे हैं कि रिलेशंस जो हैं उनमें हम एसक्यूएल में हम कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एसक्यूएल में डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। एसक्यूएल में डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? रिलेशंस होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के रिलेशंस होते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, व्हाट इज अ रिलेशन? सर टेबल। टेबल। रिलेशन इज अ टेबल, रिलेशन इज अनदर नेम ऑफ टेबल। तो आपको पता चल गया कि रिलेशंस क्या आते हैं। रिलेशंस का मतलब है टेबल्स इन एसक्यूएल। अब एसक्यूएल में डिफरेंट तरह के टेबल्स होते हैं, एक तरह का टेबल नहीं होता। एक होते हैं स्टोर्ड रिलेशंस, स्टोर्ड टेबल, ऐसे टेबल जो फिजिकली आप जो है वो डेटाबेस में स्टोर हैं, जैसे वो नजर आ रहे हैं डेटाबेस में स्टोर हुए हुए, उनको हम स्टोर्ड रिलेशंस कहेंगे। एक टेबल्स होंगे व्यूज के नाम से, ये ऐसे टेबल्स हैं जो बाय कंप्यूटेशंस बने हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में स्टोर नहीं होते, ये जस्ट कंस्ट्रक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक टेबल है, वो इस तरह से सेव है। कस्टमर का टेबल है, कस्टमर आईडी है और कस्टमर नेम है। कस्टमर आईडी 1 है, कस्टमर आईडी 2 है, उसका नेम है। ठीक है, ये उसके नेम है। ये स्टोर्ड टेबल है, स्टोर्ड रिलेशन है। ये डेटाबेस में इस तरह से सेव है। मैं क्यूरी करता हूं, मैं कहता हूं सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1 और 2। ये आंसर आएगा ना? बोल नहीं रहे? यस सर। तो ये जो टेबल, ये टेबल जो है ये स्टोर टेबल है, स्टोर रिलेशन है। और ये क्या है? ये वाला टेबल, व्यू। ये व्यू है। ये व्यू जो है ये बाय कंप्यूटेशन आया है। कंप्यूटेशन कैसे आया? इस क्यूरी के तहत आया। ये क्यूरी इंप्लीमेंट की, चलाई, इसको रन किया, तो हमें ये वाला व्यू मिला।
क्या इसको डिलीट कर देंगे, व्यू जब खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्यूरी रन करेंगे टेबल खत्म हो जाएगा? नो सर। तो स्टोर टेबल ऐसे, स्टोर रिलेशंस ऐसे रिलेशंस होते हैं जो कि डिलीट नहीं होते अनलेस अनटिल कि हम उसकी डिलीट की क्यूरी एग्जीक्यूट ना करें। जबकि व्यू जो है ये ऐसे टेबल्स होते हैं जो कि लॉजिकल टेबल्स होते हैं। ये लॉजिकल टेबल्स हैं, ये फिजिकल टेबल्स हैं। स्टोर टेबल्स आर फिजिकल टेबल्स और व्यूज आर लॉजिकल टेबल्स। लॉजिकल टेबल्स जो हैं ये सिर्फ रन टाइम पे बाय कंप्यूटेशन जनरेट होते हैं। तो आपको पता चल गया कि व्यूज और स्टोर्ड में क्या डिफरेंस है। ओके। यस सर। एक और तरह के टेबल्स भी होते हैं, वो होते हैं टेम्परेरी टेबल्स। जरूरी नहीं है कि आपको आपको जो जो टेबल नजर आ रहा है ये वाला स्टोर टेबल, इससे जब उसने व्यू क्रिएट किया आपके लिए ये क्यूरी को प्रोसेस करते हुए, तो आपको व्यू में ये उसने टेबल दिया, तो ये आपका व्यू है। जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली उसने ये वाला टेबल दे दिया। हो सकता है ड्यूरिंग कंप्यूटेशन का मतलब ये है कि एसक्यूएल जब एग्जीक्यूट हो रही थी ये वाली क्यूरी, तो ड्यूरिंग क्यूरी प्रोसेसिंग हो सकता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने कुछ टेम्परेरी टेबल्स बनाए हों। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज को टेम्परेरी यहाँ पे स्टोर किया हो, फिर वहां से उनकी वैल्यूज को यहाँ पे शो किया हो। तो ये हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से टेम्परेरी टेबल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट क्यूरी प्रोसेसिंग में जब जरूरत पड़ती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, तो टेम्परेरी टेबल्स बनाता है और फिर वो बाद में उसको रिमूव कर देता है जब व्यू उसका आ जाता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो आपको व्यूज क्लियर हो गया, व्यूज क्या होते हैं, स्टोर्ड रिलेशंस क्या होते हैं और टेम्परेरी रिलेशंस क्या होते हैं, सब कुछ आपको क्लियर है? तो जी सर। स्टूडेंट Sir, can you जी please सर। repeat the temporary relations? कौन से रिलेशंस? व्यूज रिलेशंस, टेम्परेरी रिलेशंस? Temporary relations. Temporary relations are those relations which are actually created by the database management system for query processing. जब क्यूरी लैंग्वेज जो है वो प्रोसेस हो रही होती है, तो उस दौरान कुछ टेबल्स जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपनी सहूलत के लिए क्रिएट करता है, उनको हम टेम्परेरी टेबल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे क्रिएट होते हैं टेम्परेरी टेबल्स, वो आगे जाके हम इसकी एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने घर पे ये देखना है कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। जैसे वारचार है, चार है, बूलियन है, इंट है, इंटीजर है, फ्लोट है, ठीक है, डेट्स है। तो दीज आर वेरियस डेटा टाइप्स जो कि एसक्यूएल में हम यूज करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन डेटाबेस जो डेटा टाइप्स हैं इनको यूज करना है। ठीक है, अपनी, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है उसमें हम डेटा टेबल सिंपल डेटा जो है किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डेटा क्रिएशन के लिए ये एक क्यूरी है, क्रिएट टेबल। आप लिखेंगे क्रिएट टेबल मूवीज टेबल का नाम है। उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, टाइटल, ईयर, लेंथ, जेनर, स्टूडियो नेम, प्रोड्यूसर नंबर, ये एट्रीब्यूट्स नेम्स हैं। ये उनकी डेटा टाइप्स हैं कि टाइटल किस टाइप का है, चार टाइप का है। चार टाइप का मतलब है करेक्टर टाइप का, और टाइटल में कितने करेक्टर्स आ सकते हैं, 100 करेक्टर्स आ सकते हैं। ये उसकी उसके ऊपर हम कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। ईयर क्या है, ईयर इंटीजर टाइप का है। लेंथ जो है, लेंथ भी इंटीजर टाइप का है। जेनर जो है वो भी करेक्टर टाइप का है, लेकिन इसमें मैक्सिमम 10 करेक्टर आ सकते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज़्यादा अगर जेमिनी में आप इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो उतने करेक्टर्स जो हैं वो उसमें नज़र नहीं आएंगे, 10 से ज़्यादा। स्टूडियो नेम का मतलब है कि मैक्सिमम इसमें 30 करेक्टर जो हैं आप इसको लॉन्ग करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये बेसिकली क्या है, ये क्यूरी है टू डिक्लेयर द डेटा टेबल मूवीज के नाम से।
तो अगर आपने डेटाबेस में डेटा टेबल बनाना है मूवीज के नाम से और उसमें ये एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, उनकी ये टाइप्स रखनी है और ये उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं, तो ये आपको ये वाली क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बताएं ड्रॉप टेबल आर, फॉर एग्जांपल ये आर टेबल है या मूवीज टेबल है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ड्रॉप टेबल मूवीज। ड्रॉप का मतलब ये है कि आपका स्कीमा भी उड़ गया है। तो आप मुझे ये बताएं कि ड्रॉप जो क्यूरी है ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट होगी या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट होगी? मैनिपुलेशन, सॉरी डेफिनेशन वाली। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट होगी। क्यों? यस, क्योंकि आपका स्कीमा डिफाइन जो कर है रहे हैं उसको। यस आपका स्कीमा जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है स्कीमा चेंज हो रहा है आपका। जब भी आपका स्कीमा चेंज होगा तो आपका टेबल जो है उसका स्ट्रक्चर हिलजुल रहा होगा फिजिकली, मतलब डेटाबेस में फिजिकली टेबल जो है वो चेंज हो रहा होगा, अपडेट हो रहा होगा, या आप कंप्लीटली उसको फिनिश कर रहे होंगे या उसको पार्शियली फिनिश कर रहे होंगे या कुछ चीज़ ऐड कर रहे होंगे, अल्टर कर रहे होंगे। अगर इस तरह की जो क्यूरीज हैं जो कि एक स्कीमा के साथ डील करते हैं उसको हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट कहते हैं कि ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है। ओके डन हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से हम आगे ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम कीज़ जो है उसको बेसिकली उसके कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं छोटा सा ये चीज़ बता दूं, ये मैं टाइम है अभी थोड़ा सा, कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रखनी है, अगर आप चाहते हो कि कोई वैल्यू जो है अगर आप नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की जगह पे आए, तो उसके लिए आप डिफ़ॉल्ट का कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि जेंडर। जेंडर का मतलब ये है कि यहाँ पे जेंडर के नाम से आप एट्रीब्यूट बनाना चाह रहे हैं और उसकी जो लेंथ है वो एक कैरेक्टर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे M फॉर मेल, ठीक है, और F फॉर फीमेल। तो आप वो उस तरह की चीज़ जो है इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसकी वैल्यू नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएगी? डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा उसकी जगह पे अगर आप M या F नहीं लिखते डेटा में। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आप इस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से बर्थडे है, बर्थडे अगर आप डिफ़ॉल्ट नहीं देना चाहते, ठीक है, कोई बर्थडे आप नहीं एंटर करना चाहते, कोई डेट आप, तो आप क्या कर सकते हैं उसकी जगह पे आप इस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कीज़ का कंस्ट्रेंट लगाना है, आपने प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगाना है या यूनिक की का कंस्ट्रेंट लगाना है, वो कैसे लगेगा? आप लिखेंगे क्रिएट मूवी स्टार, नेम इज एट्रीब्यूट, दिस इज द टाइप, आगे लिखेंगे प्राइमरी की कि नेम जो है वो प्राइमरी की है। जब आप इस तरह से टेबल क्रिएट करेंगे तो आपका एक मूवी स्टार के नाम से टेबल क्रिएट होगा, उसमें नेम जो है वो प्राइमरी की और एट्रीब्यूट होगा और बाकी एट्रीब्यूट्स होंगे एड्रेस, जेंडर और बर्थडे। क्लियर है सबको? एवरीथिंग इज क्लियर? और आप प्राइमरी की यस जो है सर। वो प्राइमरी की एक और तरीके से भी आप लगा सकते हैं, वो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि नेम आपने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो डिफाइन कर दिए, फिर आपने लिख दिया प्राइमरी की आगे नेम। ये इस तरह से जो तरीका है ये बेसिकली कंपोजिट प्राइमरी की बनाने का तरीका है कि अगर आप नेम और एड्रेस को फॉर एग्जांपल कंपोजिट प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेम कोमा लगा कॉमा के। एड्रेस, एग्जैक्टली। तो कंपोजिट प्राइमरी की बनाने का ये तरीका है। तो इससे आप सिंगल की भी बना सकते हैं और कंपोजिट प्राइमरी की भी बना सकते हैं। तो ये जेनेरिक वे है टू रिप्रेजेंट और क्रिएट अ डेटाबेस टेबल। ठीक है, तो सर बहुत है। इंशाल्लाह वी विल मूव इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल सी कि आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें लर्न कर ली हैं। तो इस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। सर तो इसकी रिकॉर्डिंग भी जल्दी भेज दीजिएगा इस लेक्चर की, ठीक है, मैं इसकी इसमें लेक्चर्स, इंटरनेट इशू हो रहा था। ठीक है, मैं अभी इसको अपडेट कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सो ओके, मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह